हाँ तो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस बारसुई। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव को किया है। हमारे वीडियोज में आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि क्लियरली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अलग अलग करके वीडियो में डाला गया है। और याद रखिए कि ये सारे वीडियो जो मैंने अपने चैनल्स में डाले हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड में सही पूछे गए हैं। जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन का बात करें जिनमें लिखा गया कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी लिखा गया, एटीपी होगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अणु। एटीपी की टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। और ये क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया 2011 में कि अगर पौधे में श्वसन क्रिया होगी और एटीपी अणु टूटेगा तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो याद रखिएगा एटीपी अणु के टूटने से हम लोगों को 30.5 किलो जूल प्रति मोल 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का नंबर ए। याद रखिए जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं लेसन चैप्टर 2 का वो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मेरे अंदाज से वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाएगा। उससे बाहर के क्वेश्चन शायद पूछे ना जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2012 का एनुअल में पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है, पायरुवेट लिखा गया, माफ करिएगा। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है। पायरुवेट का जो विखंडन होता है उससे CO2, जल और ऊर्जा ये तीनों मुक्त करता है। और क्रिया कहाँ होती है, ये क्रिया होती है पायरुवेट का, इसके विखंडन से CO2, जल और ऊर्जा तो मुक्त होता ही है, लेकिन ये क्रिया होती कहाँ है। ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और केंद्रक में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो पायरुवेट का विखंडन होता है इसके विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा मुक्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारा ऑप्शन होगा बी नंबर। ऑप्शन क्या होगा, बी। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा गया इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। जो इथाइल एल्कोहल है वह किस प्रकार के श्वसन में बनता है। जो ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है वायवीय श्वसन, दूसरा ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों यानी अवायवीय और वायवीय दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा, ये जो इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल ये किस प्रकार के श्वसन में बनता है, अगर हमसे आंसर बोला जाए तो इसका आंसर थोड़ा दिमाग लगाइए कौन सा होगा। एकदम ही इजी जवाब होगा उसका कि जो इथाइल एल्कोहल है वो हमारा बनता है अवायवीय श्वसन में। इथाइल एल्कोहल किसमें बनता है, अवायवीय श्वसन में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है निम्न में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में, निम्न में किस कोशिका लिखा गया है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ये चार ऑप्शन है, एडीपी अणु, एटीपी अणु, उसके बाद डीटीपी अणु, एडीपी, एटीपी, डीटीपी और पीडीपी है। अब ये चारों में कौन सा आंसर सही होगा ये बताइए। तो देखिए श्वसन में अब तक तो कोई स्टूडेंट सुना ही नहीं होगा ये सब अणु का नाम, तो ये होता ही नहीं है। हम लोग जानते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट,
एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, जो जिसको हम लोग कहते हैं एटीपीएनओ। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका भी ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? हम सब जानते हैं कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन से वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो आंसर हमारा होगा ए नंबर। मछली का श्वसन अंग क्या? देखिए ये क्वेश्चन पूछा 20 में, 20 के फर्स्ट एग्जाम में। A1 मतलब होता है एनुअल का फर्स्ट सिटिंग में, और जहां कहीं A2 लिखा है इसका मतलब होता है एनुअल सेकंड सिटिंग में। ये 20 एनुअल का फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, 24 एनुअल सेकंड सिटिंग में पूछा, दोनों में पूछा है। मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग गिल्स है, जिसको हम लोग गलफरा भी कहते हैं। तो आंसर होगा हम लोगों का बी। आंसर क्या होगा? बी। तो हम लोगों का 5-6 भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्या कर रहा है। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन कर रहा है 7वां नंबर, सॉरी ये जो क्वेश्चन कर रहा है हमारा 7वां नंबर, इस 7वें नंबर में क्या कहा गया है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े रंध्र पाए जाते हैं? ये जो तिलचट्टा होता है कॉकरोच, इसमें कितने जोड़े रंध्र, नहीं यहाँ पर मिस हो गया, श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। यानी तिलचट्टा में श्वसन रंध्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा तिलचट्टा में जो श्वसन रंध्र होते हैं वह 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 7वां नंबर का ऑप्शन सी सही होगा, जिसका जवाब होगा 10। क्या होगा जवाब? 10। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 8वें नंबर में क्या कहा। तो देखिए जो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? यानी श्वसन क्रिया जो होती है उसके सबसे अंत में हमें क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है, श्वसन क्रिया में जल भी प्राप्त होता है, और श्वसन क्रिया में हाइड्रोजन नहीं, ये नहीं होगा। श्वसन क्रिया में हमको प्राप्त होता है CO2, जलवाष्प या जल कह सकते हैं हम लोग, और ऊर्जा प्राप्त होता है। ये तीनों चीज श्वसन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2, H2O जल और प्लस ऊर्जा। CO2, H2O और प्लस जल ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा हम लोग का? डी नंबर होगा। आगे है पौधे का श्वसन अंग क्या है? 9वां नंबर बोलता है पौधे का श्वसन अंग क्या है? श्वसन पौधे में कहां से होती है? श्वसन होता है तो O2 कहां से निकलता है, और CO2 श्वसन में, O2 पौधे भी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पौधे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों करते हैं। दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन दिन और रात दोनों को क्या करते हैं? श्वसन, ये करते ही हैं। तो याद रखिएगा, हम एक बार पहले भी क्वेश्चन बोले थे, अगर कहीं जवाब दिया रहा है ऑल यानी इनमें से सभी, तो वहां थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, क्या बोला गया है? पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो जड़ से भी पौधा में श्वसन होता है, CO2 निकलता है और O2 प्रवेश करता है। पत्ती से भी होता है, तना से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी, इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर होगा डी। तो हम लोगों ने 9 नंबर देख लिया कि इसका आंसर क्या हो रहा है। अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। तो देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी बीमारी श्वसन संबंधी है? श्वसन संबंधी बीमारी निम्न में कौन सी, यानी किस बीमारी में हम लोगों को सांस की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो निम्न में श्वसन संबंधी बीमारी कौन सी है? यहां पर दिया गया है नंबर ए में डायरिया, ठीक है, नंबर बी में दिया गया है निमोनिया, नंबर सी में दिया गया है मलेरिया, नंबर डी में दिया गया मधुमेह। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो 21 और 24 में पूछा है। हम लोग जानते हैं कि डायरिया में दस्त होता है, उल्टी होता है, ये तो होगा नहीं श्वसन का बीमारी, सांस लेने में तकलीफ का कोई बात ही नहीं है डायरिया में। निमोनिया होगा, निमोनिया में सांस लेने संबंधी कठिनाई होती है, निमोनिया में श्वसन संबंधी कठिनाई होती है। तो आंसर हमारा बी होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, मलेरिया मच्छर से होता है, ये भी नहीं होगा। मधुमेह डायबिटीज, इसमें भी सांस का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोगों का? निमोनिया, ऑप्शन बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देख, तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वह क्या कह रहा है कि एटीपी में फॉस्फेट की कितनी संख्या होती है?
एटीपी में फॉस्फेट की कितनी संख्या होती है? 1, 2, 3 या 4? 1, 2, 3 या 4? तो ध्यान दीजिए, एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है वो हमसे पूछा गया है, और ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियम। देखिए कहीं कहीं ग्लाइकोलाइसिस लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है गज लाइकोलाइसिस। गज लाइकोलाइसिस ये भी लिखा रहता है, तो वो टेंशन नहीं लेना है, दोनों एक ही है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है, गज लाइकोलाइसिस है, वह कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है कोशिका दर्भ में। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, कोशिका दर्भ। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला में क्या कह रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन? यह कह रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। ये 2022 में पूछा गया, यानी किस पौधे में रंध्र नहीं पाया जाता। देखिए सब में रंध्र होता है, इसमें भी रंध्र होता है, कनेर में, नागफनी में और आम में। हाइड्रा में, हाइड्रिला या हाइड्रा जो भी है, इसमें रंध्र नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि हाइड्रा में रंध्र नहीं होता है। अब देखा जाए कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया किसमें होती है। ये क्वेश्चन 2005 एनुअल से 2022 एनुअल के सेकंड सिटिंग में पूछा है। किण्वन किसमें होती है? तो सब जानते हैं कि किण्वन ईस्ट में होती है। किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है। ईस्ट का यूज हम लोग किण्वन क्रिया के द्वारा ही करते हैं, जलेबियां बनाने में, पाव रोटी बनाने में, डोसा बनाने में, उन सब में ईस्ट का यूज करते हैं, जिनमें किण्वन क्रिया के कारण वो हमारा फूल जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया हम लोग कहते हैं श्वास नली को, जिसमें या जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, उनमें श्वसन क्रिया के लिए श्वास नली होती है, जो सीधे श्वास द्वार से जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं तक जाती है। कहां तक जाती है? कोशिकाओं तक, जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो याद रखिए कि जो कॉकरोच होता है, पहला ऑप्शन हाइड्रा दिया हुआ है, स्टारफिश दिया है, इन सब में आपको ट्रेकी ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अंतिम ऑप्शन जैसे पहला दिया है, इसमें पाया जाता है। कॉकरोच जो है ना, उसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। आप देखिएगा कॉकरोच मरने के बाद या कभी पैर से दबाव आ जाए तो आप गौर करिएगा, उसके ब्लड का रंग व्हाइट नहीं होता है, तो उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। यानी उनमें जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है ट्रेकिया के द्वारा, क्योंकि इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इनमें फेफड़ा नहीं होता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, जो ये अपना अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ये 2023 में पूछा गया कि कोशिका झिल्ली कैसी है। ऑप्शन में पारगम, अपारगम, अर्धपारगम, इनमें से कोई नहीं। देखिए पारगम मतलब होता है कि एकदम ये झिल्ली है, इसके आर पर पूरी आसानी से जा रहा है पूरा। ठीक है, अपारगम मतलब होता है झिल्ली के आर पर जा ही नहीं पा रहा है, इसी तरफ रुक जा रहा है। और अर्धपारगम का मतलब होता है जा रहा है लेकिन कुछ कुछ जा रहा है, पूरा तो नहीं जा रहा है लेकिन कुछ कुछ जा रहा है, जो जरूरत की चीज है वही जा रहा है। यानी तो याद रखिएगा, पूरी तरह से पारगम भी नहीं होता और अपारगम भी नहीं होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्धपारगम होता है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली या चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है कुछ चुने हुए विशेष पदार्थों को ही अपने से आर पार होने देता है, इसीलिए इसे हम लोग चयनात्मक पारगम झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब ये कहता है एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। एटीपी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो अभी हम जस्ट बताएं कि एटीपी जो होता है
उसका पूरा रूप एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिन या एडिनोसाइन दे सकता है, ट्राइफॉस्फेट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कि एटीपी का पूरा अर्थ क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन होगा, एडिनोसिन। एडिनोसिन कहेंगे, एडिनोसाइन भी लिख सकता है, ठीक है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है हम लोगों का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। कि जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, वो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में किसमें किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? यानी जो जो हमारा पौधे की पत्ती होती है उसमें जो स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा मतलब रंध्र, ये रंध्र जो होता है वह किससे घिरा हुआ था? रंध्र को कौन घेर के रखता है? तो रंध्र को घेर के रखता है द्वार कोशिका, जिसको हम लोग गार्ड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो हम सब जानते हैं कि सांस के द्वारा जो गैस लिया जाता है वो होता है ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे भोजन से क्रिया करता है और उस भोजन में कार्बन के अंश रहते हैं, जिसके कारण वो बनाता है CO2 और इसके साथ साथ एनर्जी भी मुक्त करता है। तो श्वसन क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है? श्वसन क्रिया में मुक्त होता है CO2 गैस। ये CO2 गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर। ऑप्शन क्या होगा? डी। तो 18 और 19 हम लोगों का क्लियर हो गया। ये जो 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रंध्र का काम क्या है? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि पत्ती की कोशिकाओं में जो रंध्र पाए जाते हैं, वह रंध्र जो है चारों ओर से किससे घिरे रहते हैं? द्वार कोशिका से। तो ये रंध्र का मेन काम क्या है? मेन वर्क क्या होता है इस रंध्र का? तो याद रखिएगा, रंध्र जो है सबसे पहले तो वो गैस को, जैसे CO2 का कभी ग्रहण किया, कभी O2 को ग्रहण किया। श्वसन क्रिया में O2, प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण भी करता है और CO2 और O2 को वो बाहर भी छोड़ता है। यानी कहीं ना कहीं गैसों का विनिमय में इसका रोल है। और याद रखिएगा, जो पौधे के, जो जमीन से जल ग्रहण करते हैं पौधे, वह जल वाष्प के रूप में पत्तियों की रंध्रों से ही बाहर निकलते हैं। इसीलिए इसका जो काम होगा वो गैसों का विनिमय करना भी होगा और वाष्प उत्सर्जन भी होता है। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर। 20 नंबर भी हम लोगों का क्लियर हो गया। अब ये 21 जो है, 21 का मेन क्वेश्चन 21 जो ये 2023 में पूछा है। 21 में क्या कर रहा है? रंध्र जो होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है? तो स्टोमाटा जड़ में पाया जाता है? नहीं, स्टोमाटा जड़ में नहीं पाया जाता। रंध्र जो है वो पाया जाता है पत्तियों में। स्टोमेटा यानी रंध्र पत्तियों में पाया जाता है। इसी रंध्र के द्वारा हम लोग CO2 को छोड़ते हैं, पौधे CO2 को छोड़ते हैं और O2 लेते हैं। किस क्रिया में? श्वसन में। इसी रंध्र के द्वारा पौधे O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। किस क्रिया में? बोलती है, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। और O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं श्वसन में। और याद रखिएगा, इसी रंध्र के द्वारा वाष्प उत्सर्जन भी होता है। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। तो पत्तियां जो है वह पौधे का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इस चीज को आप लोग तो ध्यान में रखिएगा। इसे पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो हमारे रक्त में लासिका होती है, ये जो लासिका पाई जाती है रक्त में, उस लासिका का रंग कैसा होता है? तो लासिका का रंग जो होता है ना, वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला। तो ये जो होगा ऑप्शन 22 नंबर का, वो हमारा डी होगा सही। कैसा होता है लासिका का रंग? हल्का पीला होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर आप लोग गौर करिए, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंगस और फेफड़ा, इनका संबंध किससे होता है? किसका संबंध? नासिका छिद्र, लैरिंगस, ट्रेकिया और फेफड़ा। तो हम लोग सब जानते हैं इन सब चीज का संबंध जो है
श्वसन क्रिया से। किसमें? नासिका क्षेत्र भी सांस लेने में यूज होता है, लैरिंगस भी, ट्रेकिया भी और फेफड़ा भी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब जो है अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आ गया, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ऑप्शन दिया गया हाथी का, आदमी का, चूहा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सबसे तेज धड़कन जो है वो होता है चूहा का। किसका होता है? चूहा का। तो ऑप्शन हमारा सी। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी होगा। आप लोग ये भी जान लीजिए कि हाथी का जो हृदय धड़कन होता है ना, वो 27 बार होता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है हाथी का? 27 बार। आदमी का 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। जनरली हम लोग 72 बार ही मानते हैं, लेकिन ये 72 से 80 बार धड़कता है। लेकिन अगर चूहे की बात करें, चूहे की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा होती है, वह 1 मिनट में 500 बार धड़कता है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में 500 बार धड़कता है। सबसे ज्यादा होता है हृदय की धड़कन चूहे की, 1 मिनट में 500 बार। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, ये जो अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि कोशिकीय ईंधन कौन है, यानी हमारे कोशिका को एनर्जी किससे मिलती है? तो ईंधन के रूप में कौन काम करता है? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा और कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कोशिका का ईंधन जो है वो ग्लूकोज है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज हम लोगों ने जो हमारा श्वसन चैप्टर है बायोलॉजी का जो श्वसन है लेसन 2, उस श्वसन के 25 ऑब्जेक्टिव को देखा हम लोगों ने। ठीक है, 25 ऑब्जेक्टिव को देखा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो ये ऑब्जेक्टिव है ना लेसन 2 का, 25 ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिए। तो इस जो 25 ऑब्जेक्टिव है, इस 25 ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख लीजिएगा। और लेसन 2 का लगभग जो है ऑब्जेक्टिव हमने कलेक्ट किया। जैसे 2024 में पूछा गया, तो 2011 से लेकर 2024 तक के लगभग सभी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद रखते हैं इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए, और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने पहुंच सके। इसी के साथ अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।